So hello everyone, welcome to day 51 of our daily PYQ research program. Sorry, मैं इस टाइम 10:30 बजे 10:33 पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रात को ये अपलोड भी होगी। सीधे चर्चा करते हैं अपने आज के सेशन का, ठीक है। ज़्यादा अपन कुछ इसमें एडवर्टीज नहीं करेंगे। दोज हु नो इट दे नो इट कि भैया ये एक्चुअल में हमारा इनिशिएटिव क्या है कि डेली वी आर बेसिकली डिस्कसिंग यूपीएससी के पीवाईक्यूज, वेरियस एग्जाम के, सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस एटसेट्रा, जो जो आपको जहां जहां से मिले, जहां हमें लगे कि हाँ यहाँ से अच्छा मामला बन सकता है। और प्रीलिम्स के लिए रिवीजन प्लस तैयारी प्लस एक तरीके से यूपीएससी के एग्जामिनर का वो माइंडसेट कि करंट में भी जो चीजें न्यूज में है वो क्या यूपीएससी के एग्जामिनर की आंखों के सामने चमक रही है और जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लैंडमार्क जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, ये किस चीज से रिलेटेड है ना? ये कौन से है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, समझ रहे हो? कि अब देखो ये एक ऐसा, ठीक है, केस है सुभाष वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में नॉर्मली हम कहीं पढ़ते नहीं है। इवन आपके लक्ष्मीकांत वगैरह में ये चीजें नहीं दे रखी होती है, बट सीडीएस जैसे, सीएपीएफ जैसे एग्जाम में अब के स्लॉट्स पे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन वो अब सीएससी में भी पूछ सकते हैं। स्टैटिक टाइप के काफी अच्छे क्वेश्चन वहां अब पूछे जा रहे हैं। तो दिस केस इज बेसिकली, व्हेन आई रेफर टू दिस केस, दिस एज वेल एज एसपी गुप्ता केस, ठीक है। एसपी गुप्ता केस लगभग 10 साल पहले आया था, 1982 के, ठीक है, 82 के आसपास का ये एक केस है। ये दोनों केसेस जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे, इस केस के, स्पेशली एसपी गुप्ता केस वगैरह को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसके टेक्स्ट को मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो भैया उसमें जो मेन चीज से डील ये चीज कर रहा है, दैट इज रिट वहां पे मांगी गई थी इन इन केसेस में फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, कि भैया आप एक रिट इशू करो, ठीक है, रिट ऑफ मैंडामस टू द सुप्रीम अथॉरिटी, दैट इज द प्रेसिडेंट, टू प्रेस्क्राइब द लिमिट ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी। मामला ये था कि भैया जो जुडिशरी है इंडिया की, आज भी उसमें जजेस की बहुत कमी है, जिसकी वजह से केस का जो बर्डन है पर जज वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो मामले इसमें दो हैं एक्चुअल में। नंबर वन इज कि भैया कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरा मामला कि भैया जितनी स्ट्रेंथ है उसमें से वेकेंट भी तो है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि जो वेकेंट पोस्ट है उनको फिल करवाने के लिए डायरेक्टिव इशू करे? इसी बात पे ये दोनों केसेस थे, है ना। सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कहा कि स्ट्रेंथ को डिक्लेयर करना ये प्रेसिडेंट का काम है, हम इसमें एंटर नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ द हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट डिसाइड करे और प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उसे डिसाइड करे। दैट वुड बी रेस्ट, ठीक है, दैट दैट पावर वुड बी वेस्टेड विद प्रेसिडेंट। बट जो ये वैकेंसी ऑफ सीट्स है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर आपको वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। अब तक, है ना, 6 महीने से पहले, जैसे ही वैकेंसी आ रही हो हायर जुडिशरी में, वैकेंसी आने से 6 महीने पहले उसे फिल करने का प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा। दिक्कत यही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, जस्टिस है भैया, ये लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, ये लोग, ये मिनिस्ट्री प्रोसेस को इनिशिएट तो कर देती है, बट ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है। इसीलिए देयर वाज ए मेंस में एक क्वेश्चन था कि भैया सुप्रीम कोर्ट के, और या फिर आई थिंक वो इस चीज पे क्वेश्चन था कि इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस इजी कैसे किया जाए, ऐसे मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्रोसेस में भी कुछ विशियस साइकिल्स रहते हैं। वहां ये पूछा गया था कि भैया प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, पहले ये समझाओ कि कितना कॉम्प्लेक्स है और क्यों कॉम्प्लेक्स है, फिर आपको बताना है कि उसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। सिमिलर लेवल पे ये प्रोसेस भी, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसे इनिशिएट करेगा, ठीक है। They will request the collegium to give the recommendation. Collegium will give the recommendation to Ministry of Law and Justice. They will examine the recommendations. Even Ministry of Law and Justice, they basically conduct an inquiry
आईबी को ये लोग इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जाए और जिन जिन लोगों के नाम कोलिजियम ने सुझाए हुए हैं, है ना, इनके खिलाफ कुछ या फिर ठीक है, इनको एग्जामिन करें इन नामों को, और हमें, और ये पूरे जितने भी गैजेटेड ऑफिसेज हैं सेंटर में, जितने भी बड़े गैजेटेड पोस्ट होती है जहां पे कोई अपॉइंटमेंट करनी होती है, राइट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो रही हो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो से पहले वहां पे ठीक है छानबीन करवाई जाती है कि ये मामला सही है या नहीं है, उस व्यक्ति की छानबीन करवाई जाती है, उसके केस हिस्ट्री वगैरह की, इन सब चीजों की छानबीन करवाई जाती है। उसके बाद रिपोर्ट जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट एग्जामिन करेगा, वहां से मोहर लगी तो ठीक, नहीं तो रिटर्न कर देते हैं। तो ये प्रोसेस तो इनिशिएट हो रहा है 6 महीने पहले, बट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कई बार इवन कोलिजियम के नामों को भी ये रिकमेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो एक्चुअल में ये केस रिलेट कर रहा है जुडिशियल रिव्यू से। रिसेंटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए भी एक केस अनूप बनरवाल जजमेंट, ये याद रख लेना, अनूप बरनवाल या फिर आई थिंक हाँ बरनवाल जजमेंट, ठीक है। दिस जजमेंट वाज इन न्यूज क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए जो एक अपॉइंटमेंट कमेटी थ्री ठीक है, 3 लोगों की अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसमें पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, एंड इन लोकसभा, एंड ठीक है सीजीआई, इन तीनों की अपॉइंटमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी अनूप बरनवाल जजमेंट में। लेकिन फिर रिसेंटली पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया, ठीक है, एक लॉ लाया अपॉइंटमेंट के लिए, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट, ठीक है, एंड सर्विस कंडीशंस एक्ट, ये अभी नया लाया गया है। वहां से सीजीआई को हटा करके एनी मिनिस्टर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू दिस कमेटी, वो ऐड कर दिया गया है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है ना। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पंचायत इन इंडिया आर करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम ज्यादा कोई डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसे समझ नहीं आ रहा है, डेली वो जो है पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज आप फॉलो कीजिए। आज भी, पिछले कल भी मैंने लेक्चर बनाया, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, कुछ रिकॉर्डर में प्रॉब्लम है, 1 घंटे से ज्यादा की अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आई थिंक तब ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि छोटी वीडियोस जो जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरी कोशिश रहेगी कल से इवन पॉलिटी वाली उसमें भी छोटी वीडियो लाई जाए, क्योंकि अभी जो मैं ये छोटी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो मुझे अभी वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन यू कैन ज्वाइन दैट सीरीज अगर आपको पॉलिटी के ये क्वेश्चन भी वहाँ देखने हैं कि देर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs। Yes, there is a constitutional reservation for SCs and STs, but for OBCs, no। ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है बाय स्टेट लेजिस्लेचर, समझ रहे हो। ओबीसीज के लिए देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, बट स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज ऑल्सो। ये बात याद रखना, स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट पंचायत आर नॉट ऑथराइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस, नो, in fact this is being promoted। वेरियस कमीशंस दे हैव रिकमेंडेड दैट पंचायत दे शुड, है ना, उनको अपना टैक्स, अपना इंटरनल रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। इवन फाइनेंस कमीशन इन सो मेनी रिकमेंडेशंस इट हैज टोल्ड कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, इवन स्टेट्स को एनकरेज करना चाहिए कि टैक्स कलेक्शन की पावर्स डिवॉल्व की जाए इवन पंचायत को भी। आंसर इज वन ओनली। नेक्स्ट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिशन इंद्रधनुष दैट इज लॉन्च्ड इन 2014 इज करेक्ट। अब देखो, मिशन इंद्रधनुष का ऑब्जेक्टिव अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इसमें फंस जाएंगे। जब आप देखेंगे सारी स्टेटमेंट्स को अच्छे से, यहाँ देखो इस तरीके से एग्जामिनर फंसाता है कि इट रिलेट्स टू प्रोविजन ऑफ चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। आम आदमी इसे भी सोच लेगा कि हाँ यार इंजेक्शन तो लगते हैं, हो सकता है ये भी सही हो। जैसे ही आप अगला पढ़ोगे कि मीट्स द डाइवर्स नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स, चलो एडोलसेंट्स इसे आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली चिल्ड्रन के लिए है। देन इट एम्स टू इंक्रीज द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ फॉर चिल्ड्रन। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और आप इसे एलिमिनेट कर दोगे, एक्चुअल में आंसर यही है, समझ रहे हो, क्योंकि इसका जो गोल है वो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ चिल्ड्रन प्लस प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, इन सबका फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मिशन इंद्रधनुष का, राइट। तो इस तरीके के वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, ये फालतू में, ठीक है। तो
दिस इज बेसिकली योर मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आज हम डिस्कस कर ही रहे थे उस लेक्चर में, बढ़िया से यार डिस्कस किया था। 1.5 घंटा मेरा उसमें भी बर्बाद हो गया। आई थिंक 1 घंटा 10-12 मिनट की वो थी, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो ये सब चीजें वहां डिस्कस हुई है, राइट। कल डिस्कस करते हैं हम सब चीजों को अगेन। ये जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ मेंशन किया गया है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर ओबीसीज के लिए एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 338 भी इसमें ऐड कर दिया गया है, एक एक्स्ट्रा आर्टिकल, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। 101st अमेंडमेंट जो है ये रिलेट करता है आपका जीएसटी से रिलेटेड। इससे पहले 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत बांग्लादेश को हमने अपने कुछ एनक्लेव दिए थे। तो वो जो रिसेंटली हमने बेरुबारी यूनियन केस पढ़ा, उसी जजमेंट के, ठीक है, पैरेलल आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ ऐसी चीजें जो है हुई भी है, हमने अपनी टेरिटरी दी हुई है किसी और कंट्री को भी, राइट। फिर आप मुझे बताएंगे 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों किस चीज से रिलेटेड है, पहले आप मुझे ये बताएंगे। और ये भी मुझे बताएंगे कि रिसेंटली नारी शक्ति अभिनंदन, ये देखो यहाँ ऐसे फंसाता है 102nd अमेंडमेंट एक्ट, भाई ये हुआ ही नहीं है 102nd अमेंडमेंट एक्ट। बिल अलग चीज है ना, एक्ट अलग चीज है, ये पहुंचा ही नहीं है हम अभी तक यहाँ, राइट। तो ये नारी शक्ति अभिनंदन जो विधेयक है, ये कौन सा अमेंडमेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स नॉट सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, अगेन इमरजेंसी प्रोविजन में हम ये बहुत ब्रॉडली कवर करेंगे, राइट। देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, नो भाई ये तो सस्पेंड हो जाता है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया सस्पेंड हो जाता है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, भैया सस्पेंड हो जाता है। आंसर इज दिस, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, दो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21, जो कि कभी सस्पेंड नहीं होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो है, ये प्रोविजन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो दिस इज बेसिकली योर राइट पॉलिटी का हमारे कुछ एक क्वेश्चंस थे। आई होप ये जो सेशन है वो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड, इसमें मैंने इसीलिए ज़्यादा इसमें बोला क्योंकि मैं अभी सोच भी रहा था, कई चीज़ें हैं जैसे राइट कि कौन सा आर्टिकल कब सस्पेंड होगा, आर्टिकल 358 का इसमें क्या लिंक है, 359 का इसमें क्या लिंक है, वो सब चीज़ें मैंने इसमें इसीलिए नहीं डाली है क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें कवर होगी पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन वाले उन उन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे फिर अननेसेसरी होगा वो सब चीज़ें डालना, समझ रहे हो। और अननेसेसरली लंबा लेक्चर को नहीं ले जाना चाहिए, इस वीडियो को लंबा नहीं ले जाना चाहिए, राइट। तो उन सब चीज़ों को 42nd अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट, इनका क्या इफेक्ट पड़ा इमरजेंसी पावर्स पे एटसेट्रा, ये हम उस टाइम देखेंगे। हाँ लेकिन ये आप मुझे जरूर बताएंगे, पहला कि क्या कैबिनेट वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है, अगर लिखा है तो कहाँ लिखा है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। और मिलते रहेंगे, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।